नमस्कार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज भारतीय सेना के पराक्रम, विजय, समृद्धि, साहस, बलिदान और सेवा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस मौके पर एक रचना जो गुरु गोविंद सिंह महाराज की है वो मुझे याद आती है। देह सिवा बर मोह इहै, शुभ कर्मन को कबहू न टरों, न डरों अरिसों जब जाई लरों, निश्चय कर अपनी जीत करों। तो हमारी सेना जब कभी भी युद्ध में निरत होती है, युद्ध में प्रवृत्त होती है, तो हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं और वह सेना निश्चय कर अपनी जीत करो, वह जीत को सुनिश्चित करके ही आती है, जीत करके ही आती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, हमारे ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं कर्नल प्रवीण कुमार जी। कर्नल प्रवीण कुमार जी झारखंड, वर्तमान में झारखंड सैप में कमांडेंट हैं। साथ ही साथ भारत के कई सैन्य अभियानों का आपने नेतृत्व किया है। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं विंग कमांडर ज्ञानेश्वर सिंह जी। आप भारतीय वायुसेना में अधिकारी रहे हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं मुफ्ती ओबैदुल्ला कासमी साहब। आप इमाम हैं एक मस्जिद में, साथ ही साथ उलेमा काउंसिल के आप सरपरस्त अध्यक्ष भी हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे जी। आप हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, हिंदी के विद्वान हैं। आप तमाम एक्सपर्टों का हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। जब सेना की बात होती है तो अपना सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ये देश की जो माटी है वो इतनी प्रभावशाली मिट्टी है, इतनी ताकतवर मिट्टी है, जिसके लिए कभी कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारी ये सेना का जो पराक्रम है प्रोफेसर साहब, वह कैसे, उसको किस रूप में आप देखते हैं? चौधरी जी नमस्कार। नव भारत मंथन में सबसे पहले मैं दर्शकों का अभिवादन करना चाहता हूँ। भारतवर्ष विश्व का अनोखा देश है जी। और भारतीय संस्कृति और भारत की सभ्यता को तीन पर गर्व है। और मैं कवि की पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूँ कि तीन सजावत देश को, सती संत और सूर, तीन लजावत देश को, कपटी कायर कुर। भारत की भूमि संतों की भूमि है, भारत की भूमि सतियों की भूमि है और भारत की भूमि शूरवीरों की भूमि है। इसलिए भारत सती संत और शूरवीरों के पराक्रम पर विश्व में झंडा बुलंद करता रहा है। और हमारे देश पर जब कभी संकट आया है, हमारे सैनिकों ने तन मन और धन से उस संकट का निदान किया है, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है और भारत को विजय दिलाई है। इसलिए हमें भारतीय सेना जल, थल और नभ तीनों पर गर्व है। ऐसी सेना विश्व में दुर्लभ है। इसलिए हाल के ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय सेना ने अपनी इस वीरता का प्रदर्शन करके विश्व को दिखाया है। अच्छा कर्नल साहब, ये सचमुच में जो मतलब अभी हाल फिलहाल में जो ऑपरेशन सिंदूर जो हम लोगों ने देखा, तो ये इतना व्यापक और इतना प्रभावशाली तरीके से, तैयारी बहुत कम दिनों की थी हमारी, लेकिन जो हमने पराक्रम दिखाया है वो अद्भुत पराक्रम है। ये कैसे हम लोग संभव कर पाए? मैं सभी दर्शकों को सैल्यूट करता हूं। और आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही उत्तम कोटि का प्रश्न है। ये सबसे बड़ी चीज़ है इंडियन आर्मी की कि ट्रेनिंग जी। और एक कहावत भी है कि यू स्वेट मोर इन पीस, यू ब्लीड लेस इन वार। जी। कहने का ये मतलब है कि यदि आपने अपनी ट्रेनिंग
बढ़िया से की है तो जिस समय मौका आएगा वो ट्रेनिंग आपके काम आता है बिल्कुल। और क्षति बहुत कम होती है। तो आपको जैसा मालूम है कि भारतीय सेना का मतलब इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों है। इसमें सिलेक्शन चाहे वो जवानों का हो या अधिकारी का हो बहुत ही टफ है और बहुत ही जो बिल्कुल स्वस्थ जनमानस है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और फिर उनको ट्रेनिंग करके फौलाद बनाते हैं और वो फौलाद जो है वो मौके पर जब खड़ा होता है तो वहाँ से हिलता नहीं है। और हमारे जितने भी आसपास के दुश्मन हैं उनको ये पता है। 62 की लड़ाई हो जिसमें मैं आपको 13 कुमाऊं का रेजांगला लड़ाई की उदाहरण देना चाहता हूँ जी, जिसमें 120 हमारे जवान और अधिकारी उन लोगों ने इतनी बहादुरी से लड़े कि 116 शहीद हुए और जब लड़ाई खत्म हुई तो वो उसी पोजीशन में वहाँ पे उतनी ठंड और बर्फ में पाए गए और उनका 116 का दाह संस्कार फिर वहाँ पे यूनिट के पंडित जी ने कराया। तो ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है। अफ़गानिस्तान की भी एक लड़ाई है जहाँ पे 21 हमारे सिख 10,000 अफ़गानों से घिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने पोस्ट नहीं छोड़ा, जबकि उनके कमांडर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने आदेश दे दिया था कि आप वहाँ से चले जाओ। लेकिन उन लोगों ने इतनी बहादुरी से लड़ाई वहाँ पे लड़ी कि दुश्मन के भी होश फाख्ता हो गए। उसके बाद भी फिर मैं 62 का ही एग्जाम्पल दूंगा। अभी जो कर्नल धन सिंह थापा हैं जिनको परमवीर चक्र मिला, वो चाइनीजों से घिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी संगीन अपने राइफल पे चढ़ाया और उनके बीच में अपना जो उनका रेजिमेंट का जो नारा है जय श्री राम करते हुए उन्होंने कम से कम 15-20 को तो वहीं मार दिया। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। आपने साइचिन वाला लड़ाई आपने देखा ही, 71 की लड़ाई में हमारे यहाँ के रांची के ही परमवीर चक्र प्राप्त एल्बर्ट एक्का, उनके बारे में आपने सुना ही है। उनकी बहादुरी की गाथा जितनी भी बताई जाए वो कम है। बड़ा अच्छा, मतलब जब आप बता रहे थे तो स्वाभाविक रूप से हमारे भी रोंगटे, क्योंकि मैं सैन्य परिवार से भी नहीं हूँ और सेना में भी मैं नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारे रोंगटे बड़े खड़े हो गए और बड़े गर्व की अनुभूति हुई। अच्छा विंग कमांडर साहब, जब हम लड़ते हैं और ख़ास करके जब हम वायु लड़ाई लड़ते हैं, नभ की लड़ाई लड़ते हैं, तो बड़ी ही वो सतर्क युद्ध होता है। और ख़ास करके जो अभी वर्तमान की जो लड़ाई हुई है वो हमको लगता है कि पूर्ण रूप से उसी पर आधारित थी, ड्रोन और ये जो आकाशीय लड़ाई होता है उस पर। तो हमारी तैयारी, हमारी व्यवस्था, हमारा इंटेलिजेंस, ये जो रहा है वो कितना प्रभावशाली रहा है, कैसा रहा है, और इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है जी, एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री साइंस अगर कहा जाए तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप इसमें एक बहुत मोटी पुस्तक लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात हो, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात हो, सिस्टम में उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, उस सिस्टम को चलाने के लिए जैसे हमारे कर्नल साहब ने बताया कि भाई हमारा मोर यू ट्रेन इन पीस टाइम लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका मतलब है हमारी फौज शांति के समय में ट्रेनिंग और ट्रेनिंग और ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ही करती है। नए नए स्ट्रेटजी, हमारी जो ट्रेनिंग व्यवस्था है, मैंने सिस्टम में देखा है, हम लोग तो ब्रिटिश सिस्टम का भी ट्रेनिंग देखा है, रशियन ट्रेनिंग सिस्टम भी देखा है, बट मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी फ़ौज की जो ट्रेनिंग व्यवस्था है इट इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और हमारे लोग में जो कर्तव्य निष्ठा है और जो ट्रेनिंग की क्षमता है और सिस्टम को अडॉप्ट करने की क्षमता है, उसको ये ऑपरेशन सिंदूर
दर्शाया है। हाँ, उसका सब यानी परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कितना तेजी से हमने दुश्मन को के मतलब ये एक दिन का हमारा काम नहीं है जी। ये जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, ये हमारे जो पॉलिटिकल नेतृत्व जो है हमारा देश का, फॉर्चुनेटली हम लोग बहुत अच्छे पॉलिटिकल नेतृत्व में अभी हैं, और हमारे जो सिविल और सैन्य नेतृत्व जो है ये उनकी देन है, ये उनकी सोच है। ये कोऑर्डिनेशन जो है आज जो दिखाया गया है एयर डिफेंस वेपन का, ये अनपैरेलल है हमारे हिस्ट्री में। हम लोग अब तक हमारे जो इन्फेंट्री का जो शौर्य गाथा है वो हम देखते थे, लेकिन नए टेक्नोलॉजी में शौर्य गाथा कैसे होता है उसका एक चित्रण है, एक छोटा सा उदाहरण है, बिल्कुल ये एक जो चित्रण है। ऑपरेशन बिल्कुल आप क्रिकेट देखते हैं, आप वीवीएस लक्ष्मण का कवर ड्राइव में जो संगीत है, जो गीत है, जो काव्य है, सैनिक प्रशिक्षुओं के लिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये एक संगीत, एक काव्य है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे राजनीतिक और जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, जो हमारे सिविल के अधिकारी हैं, कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सामंजस्य क्या है। ये एक विस्तृत व्याख्या हो सकती है, आप इस पर किताब लिख सकते हैं, आप इसकी चर्चा कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं होगी, और एक नए से नए चैप्टर इसमें खुलते जाएंगे, ये ऐसा मेरा अनुमान है। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, जब सेना बिल्कुल सीमा पर होती है तो एक जब कभी भी हुआ है ऐसा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हम लोगों ने देखा है कि जब कभी भी संकट के क्षण में सीमा पर सेना होती है तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। इस बार भी लगभग हम लोगों को ऐसा देखने को मिला। देखिए, आज़ाद भारत हो या आज़ाद भारत से पहले का हालात हो, चाहे अंग्रेज़ से हमारा मुकाबला हुआ हो या आज़ाद भारत के बाद हम सरहदी दुश्मनों से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हो, तो ये सच्चाई है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। 140 करोड़ जनता ने एक आवाज़ पर यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना का जो साहस है, जो तरबियत है, जो ट्रेनिंग है, चाहे बर्री सेना हो, बहरी सेना हो, फ़िज़ाई सेना हो, मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूं इन तमाम सेना के तमाम कमांडरों को और चीफ कमांडरों को कि जिस दानिशमंदी के साथ इन्होंने निर्णय लिया और जिस अक्लमंदी के साथ इन्होंने भारत की सेना की 2 बेटियों को इन्होंने क्या है नामजद किया, और जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ सरहद पार दुश्मन को जिस तरीके से करारा जवाब देने में दोनों बेटियां कामयाब रहीं, इससे ये साबित हो गया देश के अंदर कि महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, बल्कि ये वाहिद देश है पूरी दुनिया में। इसीलिए स्वर्गनुमा कहा गया है कि यहाँ पर बेटियों को भी वही इज्जत और सम्मान दिया जाता है जो बेटों को दिया जाता है, और सरहद पार दुश्मन कोई भी हो, भारत की खूबसूरती है, ये बापू का देश है। हम अहिंसा के राह पर चलकर हमेशा हिंसा को कदमों तले क्या है रौंदे हैं। दोनों बेटियों ने साबित किया है कि दुनिया के जिस ताकत का भी अगर गलत नज़र इस भारत पर पड़ेगी उसका हम करारा जवाब देंगे, जैसा कि हमारे विंग कमांडर बहन और सुफिया कुरैशी ने बड़े साहस के साथ अपने कमांडरों की हिदायत पर और उनकी रहनुमाई पर जिस कामयाबी के साथ ये उपलब्धि लेकर आई हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तानी सेना को गदगद कर दिया है, आवाम को गदगद कर दिया है, और मेरी उन तमाम बहनों को जिनके सिंदूर को छीनने का पहलगाम घाटी में नापाक साजिशें की गई थी, यह साबित कर दिया है कि बातिल से दबने वाले आयासमा नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कर्नल साहब, अब हम लोग जो सेना का जो पराक्रम है तो वो विश्व तो देखता ही है, साथ ही साथ विश्व के ऐसे कई देश हैं जिसको हम लोगों ने मतलब जीत करके दिया है, जैसे इजराइल का हाइफा है। तो ये ठीक है, भारतीय फौज जो है वो भारतीय फौज अंग्रेज़ों के साथ, उस समय अंग्रेज़ के साथ भारतीय फौज लड़ रही थी, बट हमारी सेना थी और हमारी सेना ने वो पराक्रम दिखाया। दुनिया के और भी फौज थे उनके पास में, बट वो नहीं दिखाए, हमारी फौज ने। ये हमारी फौज में कौन सा ऐसा जोश और पराक्रम है जो हमारी फौज आगे बढ़ करके काम करती है? ये है हमारी, चाहे इतिहास हो, वर्तमान हो या भविष्य में, जी, हमारी जो सेना रही है उसमें अनुशासन,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है जी कि ये अनुशासित फौज थी, जहाँ पता है कि यहाँ पे जो है हमारा हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं इसमें लौट कर आना संभव नहीं है, लेकिन वहाँ भी कदम पीछे नहीं हटाए हैं और ऑपरेशन के दौरान, बहादुरी के दौरान मृत्यु को भी गले लगाया है। सच्चाई। तो ये जो है, मैं इस मोटिवेशन के लिए वहाँ के जो भी रेजिमेंट्स वहाँ रही हैं उनके अधिकारी, उनके जेसीओ साहबान और उनके जवान, ये उनकी तालमेल थी। और हमारे अधिकारी जो है वो फ्रंट से लीड करते हैं, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको पीछे नहीं छोड़ते हैं या पीछे से लीड नहीं करते हैं। तो इसमें कैजुअलिटी होती है अधिकारियों की, लेकिन पूरा रेजिमेंट, पूरा यूनिट एक ऐसे जोश से भर जाता है जिसके बारे में बताना थोड़ा बहुत ही शब्द कम पड़ जाएंगे। अभी आपने गलवान में देखा कि जब कमांडिंग अफसर के ऊपर हमला हुआ जो कि फ्रंट में थे, और उसके बाद जो वहाँ पे चाइनीज थे उनका क्या हाल हुआ। बिल्कुल। तो वो बहादुरी जो कि वहाँ की लड़ाई वहाँ पे हथियारों से नहीं लड़ी गई, वहाँ की लड़ाई जो थी वो हाथों से लड़ी गई। और वहाँ पे जो इम्प्रोवाइज्ड जो फटे और बलियाँ जो वहाँ पड़ी हुई थी उससे लड़ा, और उसमें भी धोखे से चाइनीज ने हमारे ऊपर धोखे से हमला किया। वो प्रिपेयर होके आए थे, हम लोग निहत्थे गए थे, बिकॉज वहाँ की प्रक्रिया यही है कि वहाँ पे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे वहाँ पे हथियार अलाउड नहीं है। हथियार का मतलब है कि जो हमारा पारंपरिक हथियार है, राइफल है और जो दूसरे हथियार है, वहाँ पे भी इम्प्रोवाइज करके। और आप समझते हैं कि कितनी बड़ी हिम्मत और ताकत की ज़रूरत है कि सामने ज़्यादा संख्या में सेना हो और उसके बावजूद भी उनको मार मार के वहाँ पे 45 से 50 कैजुअलिटी कर दी, जो उसको बाद में चाइना छिपाता रहा। तो ये पराक्रम तभी आता है जब एक टीम काम करती हो, जहाँ सबऑर्डिनेट को अपने ऊपर के ऑफिसर्स और जेसीओ साहबान के ऊपर विश्वास हो और जो कमांडिंग अफसर है उसको अपने ट्रुप्स के ऊपर विश्वास हो। तो ये तभी आता है, जैसे फिर मैंने बताया आपको, कि ट्रेनिंग और उनके साथ हर समय उनके ट्रेनिंग में, उनका प्रमोशन में उनके साथ जीना और मरना। बहुत अच्छी बात है कि ये जो हमारे सेना का अनुशासन है वो केवल एक पक्षीय नहीं, द्विपक्षीय है। गोल, टारगेट को पूरा करने के बाद फिर हम अपने गोल में चले आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया की कई फौजों को हमने देखा है कि जब वो जाते हैं लड़ने तो वहाँ कई प्रकार की अव्यवस्थाएं भी करते हैं, बट हम अपने गोल को प्राप्त करते हैं फिर वहाँ से लौट करके। ये भी हमारी सेना का एक पराक्रम ही है। एक और भी मैं कहना चाहूँ, एक मिनट सर, हम जो अभी जो नया वॉरफेयर है, जो नई चीज़ें हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं और जो कर रहे हैं, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे है, ड्रोन की लड़ाई है और नए नए हथियार है, तो उसमें कैसा क्या हम लोगों ने परिवर्तन किया है ज्ञानेश्वर? देखिए, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जी, आज का एयर डिफेंस तो बदल गया है, पहले की तरह नहीं रहा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा साइबर वर्ल्ड में काम हो रहा है, ड्रोन्स में काम हो रहे हैं और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में काम हो रहे हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल है, स्ट्रेटजिक एयर डिफेंस अलग है और लिमिटेड एयर डिफेंस भी अलग है हमारा। तो इन सभी में अगर हमारा जो पब्लिक डोमेन में हमारा अभी जो आया हुआ है जी, आकाश तीर सिस्टम जो है, ये एक टेक्नोलॉजी का एक बड़ा महाकुंभ है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट से लेके आप जितना भी हाई टेक्नोलॉजी सोच सकते हैं ये अवेलेबल है। तो ऐसा सिस्टम बनाकर उसको बैटल प्रूफ करना एक बहुत बड़ी बात है। ये ऑपरेशन सिंदूर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे इसमें DRDO और इसरो और साइंटिस्ट लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़ी बात है जो हमारे पब्लिक डोमेन में भी अभी अवेलेबल है जी,
इस सिस्टम में हम लोगों ने नाविक सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है, जो उसको सर थोड़ा और विस्तार से, नाविक सिस्टम का जो है ना, देखिए ये सबसे इसका अभी नया टर्म आया है और काफी चर्चा में है। जी। जो सबसे पहले अमेरिका जो है वो जो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस तो पूरे दुनिया में करता है, इसमें हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिकन मिलिट्री ने स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम बनाया, लेकिन जैसा कि अमेरिकन होता है, अमेरिका मिलिट्री इस्तेमाल के लिए बनाता है, उसका कमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर देता है। तो उससे जीपीएस सिस्टम का उन लोगों ने कमर्शियल किया, और जीपीएस आज पूरे दुनिया में नेविगेशन का एकमात्र साधन है। हमारे जितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे ड्रोन्स हैं, चाहे मिसाइल हैं, चाहे इवन टू द एक्सटेंट की कार भी हमारा जीपीएस से ही चलता है। आप सब कार ड्राइव करते समय जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे, बट फैक्ट रिमेंस कि ये अमेरिकन सिस्टम है। अमेरिका कभी भी चाहे तो इसको स्विच ऑफ कर सकता है। तो मिलिट्री इस्तेमाल में अगर ऐसा है, अगर अमेरिका हमें F-35 देता है और सारा कंप्यूटर सिस्टम देता है, सॉफ्टवेयर देता है, और कल जीपीएस ऑफ कर देगा तो हमारा सिस्टम और बैटलशिप तो रुक गया, हमारा कोलैप्स हो गया। तो इसको सबसे पहले यूरोपियन कंट्री ने इसको समझा, उन लोगों ने अपना गैलीलियो सिस्टम बनाने का प्रोजेक्ट किया। इंडिया भी उसमें ज्वाइन करना चाहता था गैलीलियो सिस्टम में, बट स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन से इंडिया को उन लोगों ने मिलाया नहीं। तो भारत में हमारे जो नीति निर्धारक हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया, उसका नाम दिया नाविक। स्वदेशी नाविक सिस्टम, ये नेविगेशन सिस्टम है जिसे का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और नाविक चूंकि नया सिस्टम था, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के सिस्टम थे, चाइनीज थे चाहे अमेरिकन थे, वो काम नहीं किए। मैंने हमने अपना इसमें जो अपना सिस्टम बनाया हमने, और उसको हम लोगों ने इस पे ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे सफलता का एक इंडिजिनस मेक इन इंडिया, भारत स्वावलंबी, भारत का चीज़ भारत में बनेगा, ये इसको एक बड़ा कदम है। और ये उभरती हुई भारत का हमारा एक बहुत, आप कहें, मुहर लगा दिया गया, बड़ी ताकत के रूप में हम जो दुनिया के सामने प्रस्तुत हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उसमें इस सिस्टम की भी बड़ी भूमिका है। बहुत सर, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय सेना की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जी, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा, एक तो अनुशासन, जी, दूसरा पॉइंट है एकता, और तीसरा है साहस। तो एकता, अनुशासन, साहस और डिवोशन टू वर्क, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, यही कारण है कि भारतीय सेना विजयी होती रही है, दुनिया भर में मजबूत है। जी। और मुझे पंक्ति याद आ रही है कि विजय के लिए मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए युद्ध जीतना हौसले से संभव होता है। साहस, बिल्कुल जी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि राष्ट्र कवि दिनकर 1972 में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में रांची आए हुए थे। दिनकर ओज और पौरुष के कवि रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना के कवि रहे हैं। दिनकर जी का वक्तव्य मैं उद्धृत कर रहा हूं। दिनकर जी ने कहा कि किसी देश को 5 नोबेल सम्मान मिलने से जो सम्मान मिलता है वो केवल एक युद्ध जीतने से मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। 5 नोबेल सम्मान मिलने से जो सम्मान मिलता है वो केवल एक युद्ध जीतने से मिलता है। और दिनकर जी ने दबी जुबान में कहा कि 62 में गलती से हमने मान खोया था, लेकिन 65 में, 71 में और अभी तत्काल ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो सम्मान पाया है। प्राप्त किया ये सम्मान भारतीय सेना के नाम में जाता है। और अगली बात कि हमारा नेतृत्व जो है, पॉलिटिकल नेतृत्व, वो भी एक है। हम आपस में चाहे मतांतर करते हों, लेकिन जब कभी देश पर संकट आया है, सभी राजनीतिक पार्टियां एक होकर के, नेक होकर के खड़ी हैं हमारे सैनिकों के पीछे। इसलिए हम विजयी होते रहे।
जी, ये मूल कारण है। आप कुछ कह रहे थे इस विषय में। मैं कर्नल साहब ने हाइफा वार का जिक्र किया है, तो शायद हमारे जो यंग जनरेशन हैं बहुतों को पता नहीं होगा, हाइफा की लड़ाई में भारतीयों के पास जो भारतीय सिपाही थे हमारे, देवर बर्छा था उनके पास और हॉर्स राइडिंग था। लेकिन जो अपोजिट में जो हमारे फौज थे वहां पर ऑटोमन थे, ऑटोमन बहुत के, ताकतवर थे वो। उनके पास तोप था। तो आप बर्छा घुड़सवारी से लेके आप तोप की लड़ाई जीत रहे हैं, ये इस तरह का उदाहरण हमारे दुनिया में नहीं है। सरंग घाटी की लड़ाई के बारे में आपने जरूर पिक्चर देखा होगा, केसरी, बॉर्डर भी देखा होगा हमारे लोंगेवाल की लड़ाई में 120 सिपाही, 120 टैंक की पूरी फौज आ रही है। टैंक की हमारे पास रिकॉइललेस गन वही एक दो ही था मेरे ख्याल से, दो ही था सर, बिल्कुल। और 2200 उनके फौजी थे। कमांड ने बोला था आप पीछे आ सकते हो, टैक्टिकल विड्रॉल। फौज में हम लोग टैक्टिकल विड्रॉल करते हैं लड़ाई जीतने के लिए। जी, टैक्टिकल विड्रॉल के लिए बोला गया था, मेजर साहब ने बोला नहीं। बाकी तो इतिहास है। भारत सरकार ने उसे महावीर चक्र से सम्मानित किया। आज भी अगर रामगढ़ जाएंगे तो उनके नाम पर द्वार बना हुआ है। तो पराक्रम की हमारा भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं है। मतलब सर ऐसा है कि जब सेना हमारी पराक्रम का परिचय देती है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। एकदम। ये एक संस्कृति हमारी रही है, पूर्व से संस्कृति रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कर्नल साहब आप कुछ कहना मैं पंजाब में पोस्टेड था, जलंधर में। जी। तो मुझे एक तीर्थ स्थान जाने का मौका मिला, युद्ध का तीर्थ स्थान, जी। जो हमारे बहादुर अब्दुल CHM अब्दुल CQMH हमीद का कब्र पे जाके मैंने नमन किया। और वहाँ का जब मैंने पढ़ा कि क्या बहादुरी उन्होंने दिखाई, और RCL गन से उन्होंने 4-5 टैंक जो पाकिस्तान के बढ़े चले आ रहे थे और उनका इरादा था कि अमृतसर तक पहुंचने का, उसको अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसको नेस्तनाबूद किया। बड़ी बात है। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारी सारी यंग जनरेशन वहाँ खेमकरन तीर्थ में को जाकर जाके जाए, वहाँ बिल्कुल। देखे और वहाँ सही पे है। जो इतिहास उद्धृत है उसको पढ़े। वहाँ पे 2 और हमारे जो नायक और सिपाही थे, उन्होंने 2 पाकिस्तानी जनरल को देखा और उनको गोलियों से भून डाला। फायर किया। और बैटल ऐसी थी वहाँ पे कि वो घुटने टेक दिए। उनकी बॉडी लेने के लिए उन्होंने 12 घंटा 24 घंटा रिक्वेस्ट करते रहे और फिर वो उनको बॉडी हैंड ओवर किया गया। तो वो बहादुरी है कि उनका हमसे ज़्यादा सुपीरियर वेपन था, लेकिन उसको भी हौसला से निरस्त कर दिया गया। बड़ी हौसले जो हमारी बहुत। ये मिट्टी का है। अभी हम बहुत अच्छी बात हम लोग कर रहे थे। अभी हमारे जो भारतीय सेना और इस देश का जो पराक्रम है उस पर कई ऐसे लोगों के विचार हैं, राय हैं, उसको भी हम जरा सुनेंगे हमारे दर्शक। वो विचार हम जरा देखते हैं। धन्यवाद। तरीके की जो प्रक्रिया हुई हमारी सरकार के द्वारा या हमारे देश के सैनिकों के द्वारा काफ़ी सराहनीय है। और इस तरीके के जो काम हो लगातार होते रहे, चूँकि ये जो युद्ध था सीधे तौर पर आतंकवादी के खिलाफ था। चूँकि आतंकवादी का कोई जाति या धर्म नहीं होता है, वो सीधे तौर पे हमला करते हैं और वह सिर्फ अपना बेनिफिट के लिए या फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं। पाकिस्तान का जो कार्रवाई है वो दिन प्रतिदिन आज हम समझते हैं जो 50 वर्ष से वो अगेंस्ट ही में चल रहा है और इंडिया बढ़ते जा रहा था। अभी मौका लगा जब से नरेंद्र मोदी जी आए, तब से मौका खोज करके उसके घर में जाके मारे। पहले तो सैनिकों को छूट मिलनी चाहिए। देखिए होता क्या है ना कि सैनिक भी चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पे छूट मिले उनको, और चूँकि हमारे सैनिक जो हैं कह सकते हैं कि ताकत तो उनको उधर ही है, लेकिन छूट नहीं मिलने के बाद हाथ बंधा हुआ रहता है।
आपने देखा होगा कि पहले भी 1962 का युद्ध हुआ, फिर 1947 का युद्ध हुआ, जीते वहाँ भी हम लोग, आगे गए फिर उसको वापस आ गए हम लोग। 60,000 सैनिकों को मतलब वापस कर दिया गया, बिना शर्त दे दिया गया। लेकिन अब की भारत जो है अलग हो गया है। अभी जो वर्तमान घटना हुई पहलगाम पर, यह बहुत दुखदायी था। और इसके बाद पीएम मोदी ने सेना को पूरी खुली छूट दी और बोला कि इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और उनके यहाँ जो आतंकी पल रहे हैं उसको भी सबक सिखाने का, और उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और पूरे देश दुनिया ने देखा कि भारतीय सेना और हमारे जो सेना जो थी, वायुसेना, थल सेना, सब मिलके पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया और आतंकवादियों का जो अड्डे थे उसको नस्तानाबूद कर दिया। इतने लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं भारतीय सेना के ऊपर में, जो भारत के यहाँ के वासियों का वो लोग सर को ऊपर कर दिए हैं। हम भारतीय, उनका हम लोग नमन करते हैं। जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों का शांति मिले, उनके परिवार को खुशहाली हो, जो जिन्होंने अपना कुर्बानी देश के लिए दिए हैं। सेना का शौर्य इस बार तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि पहली बार हमको लगता है इतिहास में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक करके और बहुत सारे आतंकी कैंप जो वहाँ पे थे उसको ध्वस्त किया गया। तो मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से हुआ है शायद पहले कभी नहीं हुआ था। और हिंदुस्तान पहले भी पाकिस्तान से जीत गया और आज भी जीतेगा। वो कभी भी सोचे कि भारत के महिला कमज़ोर पड़ जाए तो कभी नहीं पड़ सकती है। भारत के महिला को सिंदूर को उजाड़ा है, लेकिन महिला ही हमला करके वहाँ के पाकिस्तान को सिखा दिया कि हम भारत के नारी कभी झुक नहीं सकते हैं। भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, इसके लिए सैनिकों के लिए भारत का हर एक नागरिक आभारी है और हमेशा उन लोगों के साथ में खड़ा है। और जब भी भारत को उसकी ज़रूरत रहती है, भारत का हर एक नागरिक, भले युवा हो, उसके साथ में खड़ा रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का इस युद्ध में बहुत अहम रोल रहा है। वो हमारे सैनिकों को, जो तीनों सेना, जल, थल और वायु सेनाओं के सैनिकों को खुली छूट दे रखी थी, जिसके वजह से वो लोग अपनी सारी हिम्मत, पूरी हिम्मत के साथ युद्ध में लड़ाई लड़े और हमें, हमारे देश को दुश्मनों से रक्षा की है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारी सेना के साथ पूरा का पूरा देश खड़ा है, अपनी राय व्यक्त कर रहा है, और लोगों ने जो उद्गार व्यक्त किया है, इससे साफ साफ साबित हो रहा है कि हमारी सेना के प्रति लोगों का जो सम्मान है, और मैं तो सम्मान से थोड़ा सा और ऊपर श्रद्धा की बात करता हूँ, ये अद्भुत है। और इसके कारण भी हमारे देश की सेना सीमा पर पराक्रमी साबित होती रहेगी। सर, इस जो उद्गार है और इस सेना का जो पराक्रम है और हमारे देश का जो स्वरूप है माँ भारती का, उस पर आप कुछ कहें। चौधरी साहब, ऐसा है कि हमारे देश के सैनिकों ने सदैव भारत माँ की लाज रखी है। और मैं तो साहित्य का एक छोटा सा पाठक हूँ जी। साहित्य ने सैनिकों का सम्मान किया है। राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्ति मुझे याद आ रही है कि उन्होंने अपनी लेखनी से कहा कि लेखनी, तू उनका नमन कर जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पित किया है। दिनकर की पंक्ति है कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जलाए अस्तियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर जी इतिहास के विद्यार्थी थे, लेकिन कहा इतिहास सच नहीं लिखता, इसलिए लिखा उन्होंने कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उनकी महिमा के, सूरज चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसलिए
वीरों का नमन उनके मनोबल को बढ़ाता है। दिनकर जी को इतने से संतोष नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि नमन उन्हें मेरा सतबार, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा सतबार। इसलिए भारतीय सैनिकों पर देश को नाज है, साहित्य को नाज है, साहित्यकारों को नाज है। और किसी पंक्ति है, आपने सुना होगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अच्छा, मतलब ये जो पंक्ति है ये बड़ा मतलब मुफ्ती साहब अपने आप को काफ़ी बल प्रदान करता है। ये इस पंक्ति के आगे भी कुछ है? आप देखिए, ये भारत का एक इतिहास रहा है और मौजूदा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर हम तो ये समझते हैं कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इसको दिल से लिया और फिर भारतीय सेनाओं को जो आपने गाइडलाइंस दिया, मशवरा दिया, भारतीय सेना का आपसी एकजुटता, आपसी तालमेल और भारतीय सेना के पुष्ट पर भारतीय लोगों का पूरे ताकत के साथ खड़ा हो जाना, ये पूरे विश्व को ये साबित किया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, दुश्मन चाहे कोई भी हो सरहद पार उसको भारतीय नागरिक, भारतीय सेना के शक्ति बन करके उनके पुष्ट पर खड़ा है। इसलिए भारतीय सेना पूरी दुनिया के अंदर अपना एक बेमिसाल ताकत का मुजाहरा किया है और जिसमें हम ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब होकर लौटे हैं। ऐसे वक्त में जबकि भारत को कई तरह से लोग आपसी हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन तमाम सेकुलर पार्टियों ने, तमाम धर्म के वीरों ने, तमाम धर्म के गुरुओं ने और तमाम युवाओं ने, तमाम बेटियों ने जो शक्ति और साहस दिया है, हम तो ये कहते हैं कि सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, मल्ला होकर चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। भारत ने साबित किया है कि ये शक्तिशाली देश है, हम किसी पर क्या है निर्भर नहीं करते हैं। सही है। बहुत सुंदर। आप कुछ इस विषय पर पहला है कि अभी हम लोग स्वावलंबन की तरफ बढ़ चुके हैं और मिलिट्री वारफेयर में स्वावलंबी होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बिकॉज मौके पर कौन इक्विपमेंट या उसके स्पेयर पार्ट्स का नहीं सप्लाई करके हमारी जो व्यवस्था है उसमें वो डाल सकता है। तो इस बार जो है हमारा पॉलिटिकल विल और उनका आदेश बिल्कुल क्लियर था। हमारे प्रधानमंत्री ने क्लियर कट आदेश तीनों विंग को दे दिया कि आप फ्री हैं एक्शन लेने के लिए। सिर्फ राइडर इतना ही था कि नागरिकों के ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं किया। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। और भारतीय फौज का एक ये भी जो मतलब है, ये भी बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी बात है। और ये आप देखिए कि राजनीति जो हमारे देश में है कितनी स्वच्छ है कि हमें आम नागरिक को हानि नहीं पहुंचाना है। सही। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एक्यूरेट थी कि हमने 9 जगह जो हमला किया है उसको निस्तनाबूद कर दिया, बिना किसी आसपास किसी सिविलियन टारगेट को बिना क्षति पहुंचाए। उसके बाद ये भी हिम्मत की है कि हम लोगों ने पानी रोक दिया है उनका। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये स्थगित हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है। ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। मेरे को एक बंद नहीं हुआ। वो लाइन आती है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो ये हम लोगों ने भी दिखाया अभी कि ये 3 दिन में ही यदि तुम हाथ पैर घुटने टेक दिए, उनका डीजीएमओ, हमारे डीजीएमओ साहब को फोन करता है कि भाई बस करो। और ऐसे मौके पे यदि पुरुषार्थ नहीं होता हिंदुस्तान में तो वो भी जाके डर्टी गेम खेल सकता था कि ये अभी डरे हुए हैं, इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे टेक्नोलॉजी के सामने टिकी नहीं रही है, तो इनको यही मौका है बर्बाद कर दो। लेकिन नहीं, हमने उनको एक मौका और दिया है कि भाई अब सुधर जाओ। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन डिफेंस जो हमारा होता है
उसमें जूट एयर डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ जो सेना के पास है, और उसमें पहले Ju-23mm ट्विन बैरल गन होता है, उसके बाद आता है L-70 गन, और फिर शोल्डर फायर ईगला मिसाइल होता है, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं हीट सीकिंग मिसाइल। कहने का यह मतलब कि आपके क्षेत्र में कोई दुश्मन का मिसाइल या दुश्मन का हवाई जहाज आता है तो वो शोल्डर पे वो छोटा सा पाइप के अंदर वो मिसाइल होता है, वो क्या होता है कि उसको ऑन करते ही उसमें बिप की साउंड आती है और वो जो हीट का सोर्स है उसके ऊपर लॉक ऑन हो जाता है और ट्रिगर दबाते ही वो मिसाइल निकलता है और जाके उसको हिट करता है। तो यहाँ भी क्या है कि मैन बिहाइंड द मशीन इक्विपमेंट उनको तो चाइना से भी मिले थे और भी कई जगहों से, तुर्की से लेके आए थे, तुर्की से ड्रोन लेकर लेकिन ड्रोन लेके आए थे, लेकिन धाराशाही हो गया जी। लेकिन धाराशाही इसलिए हुआ कि हमारा जो इक्विपमेंट था और उसके पीछे जो हमारे जवानों की ट्रेनिंग थी और उन लोगों ने जो पराक्रम दिखाया कि वो ड्रोन जो है वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं बरसर्क, उनका एम सेम कहाँ गिरना है कुछ नहीं मालूम, जस्ट हवा में चला दिए, तो वो कहीं भी सिविलियन टारगेट में हमारे यहाँ गिर सकता था और उनको हानि कर सकता था। और इन लोगों ने रजौरी में बहुत सारे सिविलियन टारगेट को के ऊपर गोलाबारी की है, जो कि दिखाता है कि उनका कितना छोटा दिमाग है। हाँ, वो न तो ट्रेंड है जी, और न ही अनुशासित है। अब गुरुद्वारों में को टारगेट करना, मस्जिद को टारगेट करना, गांव को, सिविलियन को टारगेट करना, तो ये उस देश की मानसिकता को दिखाता है। सही। और हमारे पास सब कुछ होने के बाद जब हम बिल्कुल जीत रहे हैं, उस समय जब उन्होंने घुटने टेका तो जैसे मैंने बताया ना कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हमारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं सबने बोला कि ठीक है, एक मौका इनको और दे दो और फिर दोबारा करेंगे, तो हमने बोला है कि अभी फिर सबक तुमको सिखाएंगे। हाँ, सही है। ये तो हमारी ये बड़ी अच्छी बात कर्नल साहब ने कही कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। बिल्कुल। और हम तो गीत भी गाते रहे हैं, नहीं चाहते औरों की मुँह की रोटी खा जाना, नहीं चाहते दुनिया को अपना दास बनाना, सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, झंडा ऊंचा रहेगा, झंडा ऊंचा रहेगा। ये तो हमारी संस्कृति का, और इसीलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मतलब विंग कमांडर साहब जो एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है, इसने इसमें बड़ी बढ़-चढ़ करके भूमिका ली है। जी। तो ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट हैं मतलब जो डोमेन में हैं जिसको हम बता सकते हैं? जो पब्लिक डोमेन है मैं उसी की मैं बात करूंगा जी। ये सेक्टर में डिवाइड किया गया है जी। लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, आप उसको एक सर्कल बना के सोच सकते हैं। लॉन्ग रेंज है, फिर मीडियम रेंज है, शॉर्ट रेंज है, फिर वेरी शॉर्ट रेंज। कर्नल साहब ने वेरी शॉर्ट रेंज के बारे में बताया आपको। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल में हमारा जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, जो अगर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है और बहुत सारे आजकल तरह तरह के मिसाइल बन गए हैं, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम हमारा है। जिसका पहले आपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, उससे पहले। अच्छा, उससे पहले लॉन्ग रेंज वो पृथ्वी एयर डिफेंस का मेरे ख्याल से इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा जो मीडियम रेंज में हम आते हैं, उसके बाद जो हमारा टियर है में S-400 जो हम लोगों ने रशिया से लिया है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी जो देन है, आज भारतवर्ष ने देखा है कि S-400 सिस्टम क्या है। तो S-400 सिस्टम में मेरे ख्याल से 6 तरह के मिसाइल, एक ही सिस्टम से आप 6 तरह के मिसाइल फायर कर सकते हैं। 400 किलोमीटर रेंज है, 250 है, 200 है, 150 है, 120 है और 40 किलोमीटर है। आप इतने टाइप के मिसाइल आप उसे टारगेट एंगेज कर सकते हैं। तो ये एक पूरा एरिया कवर करता है। पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट में पॉइंट एरिया डिफेंस था, एरिया से पॉइंट डिफेंस आया, अभी फिर से शिफ्ट किए हम लोगों ने एरिया डिफेंस। तो ये पूरा एरिया कवर करता है। उसके बाद का जो टियर हमारा दैट इज कंट्रोल्ड बाय हमारा आकाश सिस्टम है, SNR-125 जिसे पिचोरा सिस्टम कहते हैं,
और ये दो मेन हमारा आकाश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो अभी पूरे दुनिया में जो अवेलेबल एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, माना जाता है कि अमेरिका का है, पैट्रियट मिसाइल है और भी तो आकाश सिस्टम जैसा कि पब्लिक डोमेन में हमारे साइंटिस्ट लोगों का क्लेम है कि इट इज़ बेटर देन पैट्रियट सिस्टम। क्या बात, बेटर देन पैट्रियट सिस्टम। और अभी आकाश एनजी जो न्यू जनरेशन का आया है वो एक साथ 4 टारगेट को हैंडल किया हुआ है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम 4 टारगेट को हैंडल करने का जो डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, कल हम उसको 10 टारगेट भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट रेंज मिसाइल में आप 10-15 टारगेट हैंडल करने की कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एयर डिफेंस का हम कितना बड़ा स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं। आकाश सिस्टम के बाद हमारा आता है शॉर्ट रेंज में, ये हमारा बहुत ही फेमस है, हमारा शोल्डर फायर मिसाइल है, ईगला सिस्टम है, जिसको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी इस्तेमाल करते हैं। और अभी नया जनरेशन का ईगला सिस्टम आ गया है, ये हीट सीकिंग मिसाइल है, ये बहुत इफेक्टिव है। और इसमें जो हमारे क्रू की ट्रेनिंग है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लाजवाब है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और उसके बाद हमारा आर्मी में हमारा शिल्का सिस्टम है और दूसरा सर जी तो ये शॉर्ट रेंज के लिए है। L-70 गन का नया वर्जन आ गया है जो रडार के साथ गाइडेड, जो रडार के साथ इंटीग्रेट किया है। पहले हमारा Air-70 गन जो था वो मैनुअल था, हमने उसको फायर करते हुए देखा है। अच्छा, अब उसको रडार के साथ कपल किया गया है। मतलब एक नया, ये इतना अपग्रेडेशन जिसको बोलते हैं भाई, टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन के साथ एब्जॉर्प्शन भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट रोल रहा है आर्मी का हमारा। और आर्मी की जो सोच है हमारी, पूरी एक सोच है। जैसे हमारा जो सबसे बड़ा अभी हम लोग भारत की रक्षा प्रणाली में जो बात करते हैं, हमारा थिएटर कमांड का आना, ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किया है, उनके देख रेख में गाइड में हुआ है। ये हमारा पूरा 2 फ्रंट, 2.5 फ्रंट, 3 फ्रंट को कैटर करने के लिए आज तैयार है और उस पर पूरी काम चल रही है। अच्छा, हम जब पराक्रम की बात करते हैं, बलिदान की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, तो इसमें एक जो भारतीय फौज की जो बहुत बड़ी खासियत है वो है सेवा। और हमने दुनिया भर में ये साबित किया है कि हमारी जो सेवा की मनोवृत्ति है, वो हमारी जो संस्कृति पुरानी वाली जो हमको हिट करती है हर समय में, वो भी काफ़ी प्रभावशाली है। और जो दुनिया में जो मिशन पर हमारी फौज गई, कर्नल साहब इसको आप ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं, जिस भी मिशन पर गई है, चाहे वो श्रीलंका गई हो, अफ्रीका पर गई है, तो वहाँ हमने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। बिल्कुल। इस पर मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि ये इसलिए संभव होता है कि बाय नेचर जो भारतीय लोग हैं वो बाय नेचर दूसरों को मदद करना हमारे डीएनए में है, डीएनए में, बिल्कुल डीएनए में। और दूसरा जैसे मैंने बताया अनुशासन, और तीसरा जो है, जो चीज़ उन्हें समझा दिया जाता है कि आप यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा जाने का क्या उद्देश्य है। जैसे कॉन्गो ले लीजिए, या फिलिस्तीन में भी हमारी सेना गई हुई है, या और दूसरे जगह जैसे आपने श्रीलंका का नाम, श्रीलंका में तो हम लोगों ने देखा काफ़ी वहाँ परेशानी भी हुई जी, वहाँ बहुत क्षति हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया। ऐसे ऐसे घर थे जहाँ से फायरिंग आई और कैजुअलिटी हो गई, चाहते तो हम पूरा घर ही उड़ा देते, लेकिन हम लोगों ने वहाँ भी धैर्य का प्रदर्शन किया कि यदि हम इसको टारगेट ले लेते तो बहुत सारे इनोसेंट लेडीज और बच्चे मारे जाएंगे। तो वहाँ पे भी हमने सेक्रीफाइस किया। तो पहला वही बात है कि एक तो अनुशासन, दूसरा है त्याग की भावना, और तीसरा है समझदारी कि हम कहाँ पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं और हमारे ऑपरेशन से कोई कोलैटरल क्षति ना हो जाए। बहुत बड़ी बात। तो ये इसका हम ख्याल रखते हैं। एक और हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे एयर डिफेंस के ऊपर, उसमें हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल का डिस्कशन छूट गया, तो उसको तो मैं लिटरली बोलूंगा कि वो तो ब्रह्मास्त्र ही है। ब्रह्मास्त्र ही है। 1 मीटर एक्यूरेसी जिसका हो, और इतना बढ़िया, और उसको चलाने वाले का क्रेडिट है। सही बात।
हथियार या मिसाइल तो दिया जा सकता है किसी को भी, लेकिन उसके पीछे की ट्रेनिंग और उसका जो साइंटिफिक डेटा है उसको समझना, उसको यूटिलाइज करना और कैसे करना, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी जो एक इंटीग्रेशन हो जाता है, जैसे साहब ने जैसे बताया कि हमारा डेटा सिस्टम है, हमारा जो है टेक्निकल माइंड है, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, और जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे मिलके और फिर उसको पावरफुल बनाते हैं कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकें। और आपने देखा हमारे जो पायलट हैं कितने कैपेबल हैं, हमारे जो रडार के पीछे जो लोग हैं, वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो या नेवी हो, वो कितने कैपेबल हैं कि उस जो मशीनरी है उसका जो बेस्ट ऑप्टिमम आउटपुट है वो हम ले लेते हैं और उसको फिर प्रैक्टिकली जमीन पे हम उतारते हैं और उसी से हमको विजयश्री प्राप्त होता है। एक चीज जो हम थोड़ा सा मतलब हमको लगता है कि छूट रहा है, हमने एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बात किया है, हमने ज़मीनी लड़ाई पर भी बात की है, लेकिन जो नेवी का हमारा रहा है, मतलब जो पाकिस्तानी इतिहास है, जैसे पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हमारी नेवी लड़ रही थी और हमारे पास में छोटा था उस समय में विक्रांत, बट हमने गाजी को भी, मतलब जो गाजी, क्या सर आप ज़्यादा सही बता सकते हैं, गाजी को जो हमने मार गिराया था। देखिए गाजी पर जो हुआ था उस पर तो एक पिक्चर भी बन चुकी है जी, बट मैं फिर से नेवी के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हालांकि उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को नेवी के बारे में, हालांकि बॉम्बे में उनके साथ इंटरेक्शन रहा है मेरा। नेवी जो 71 की वार हुई थी, कराची में जो अटैक हुआ था, तो जो मिसाइल बोट का जो इस्तेमाल किया गया था उसकी उसने रेंज ही नहीं थी। हाँ, कितने विपरीत परिस्थिति में हमने युद्ध लड़ा, रेंज ही नहीं थी कि वो कराची तक जाके अटैक करके वापस आएगा। तो क्या किया गया था, जो हमारे योद्धा अफसर लोग थे, जो लोग गए थे, नाविक लोग थे हमारे, उसको टो करके ले गए थे मिसाइल बोट को, ताकि डीजल खर्चा ना हो, उसका रेंज बचे। ये अनपैरेलल इनोवेशन है। टो करके ले गए थे और उसको कराची में मिसाइल से हमला किए गए थे और वापस आने पर भी उनको टो करके लाना पड़ा था। सर हमारे दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देश के साथ रहें, अफवाहों से बचें और देश हित में कार्य करें। इससे बड़ी और कुछ सीख नहीं हो सकती है। देश आपका है और सेना जो है वो भी आपकी है। आप यदि अपने नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे और राजनीति से जो देश के हित में राजनीति है वो करेंगे, और जब ये दोनों कंबाइंड हो जाता है, जो हमारे राजनीतिक शक्ति है, जिसमें अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि सभी पार्टियां एक साथ हो गई कि देश के ऊपर आफत सर आया आप है। क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत के लोग हमेशा से ही फौज के साथ हैं। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय फौज ज्वाइन करें। ये एक ऐसी दुनिया है, बहुत ही अच्छा सेक्युलर, और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ही अच्छा रहेगा और समाज के और देश के विकास के लिए आप बहुत चीज़ सीख पाएंगे। मुफ्ती साहब आप क्या देना चाहेंगे? आज नव भारत दूरदर्शन में हम सब आए, बहुत अच्छी बात है, तमाम आपके मेहमानों ने रखा है। हम भारत वासियों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि भारत विश्व स्तरीय अमन का, पीस का, शांति का, ये हमारा हज़ारों साल का क्या है, ये हमारी विरासत है। और इसी विरासत को बचा करके आज के डेट में भारत को एक विकसित भारत करने के लिए, मजबूत भारत करने के लिए जिस तरीके से मौजूदा भारत सरकार बहुत अच्छा के मुखिया साहब लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमको साथ आना चाहिए और साथ देना चाहिए। पांडे साहब चंद शब्दों में। बिल्कुल, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। ये नव भारत मंथन के द्वारा आपके दर्शकों को मैं पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा,
जी कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह बहुत हो। अच्छा। उत्साह हो, बलिदान हो, विजय का जिजिब्सा हो, इच्छा हो, पराक्रम तो हमारे में है ही, सेवा का भी भाव है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारी मिट्टी और हमारे डीएनए में ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसीलिए हम दुनिया के बेहतर सैनिक हैं, हम दुनिया के बेहतर देश हैं, और इसीलिए हम गाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, बहुत बहुत आप लोगों का आभार, धन्यवाद।